हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद राजा शाह पर। और मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार यूपी जीटी के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति की, और जिसके अंदर हमने पढ़ा था जो हमारा व्रत है उसके बारे में कि व्रत की प्राचलिक समीकरण क्या होती है, उसकी समीकरण क्या होती है, और उसके अंदर अगर हम उसका सेंटर चेंज करते हैं तो क्या हो जाती है उसकी समीकरण। और उसके अलावा भी जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं व्रत की जो स्पर्श रेखा होती है और उसके स्पर्श करने की जो कंडीशन होती है, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह जो होती है उस कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद में उसकी टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी कॉपी में टॉपिक डाल देंगे कि रेखा एवं व्रत की परस्पर स्थिति। इंग्लिश में अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। ठीक, चलिए। और जब हमें सर्कल और लाइन की बात करनी ही है तो हम सबसे पहले एक अपनी कॉपी के अंदर इस प्रकार से सर्कल बना लेंगे। ठीक है, मान लो कि ये सर्कल ही है और ये इसका सेंटर मान लो सी है, और ये फिर इसकी एक लाइन आप बाहर निकाल दीजिए इस प्रकार से। और यहाँ आप जो है अलग अलग लाइनें खींचोगे, एक इसके सेंटर से जाती हुई लाइन, एक बिना सेंटर के, एक ये देखिए एज ए टेंजेंट यहाँ से जाते हुए, और एक पूरी बाहर। ठीक है, तो ये अलग अलग हमने 3-4 लाइनें रिप्रेजेंट करी, जिसमें हम ये कह सकते हैं भाई ये सबसे बाहर है, ये इसको टच कर रही है, ये इसके अंदर है, और ये इसके सेंटर से जा रही है। मान लो कि लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है L = 0, और सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हो S = 0 से। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक व्रत है, और ये L = 0 क्या है, तो ये हमारा क्या है, एक रेखा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो देखिए दोस्तों, रेखा और व्रत की परस्पर स्थिति की बात कर रहे हैं। हमने एक रेखा ले ली और उसको जो है व्रत के ऊपर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। रेखा को हम L = 0 से रिप्रेजेंट करेंगे अभी जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब, और S = 0 का मतलब है एक व्रत है, और इस व्रत की जो त्रिज्या है उसे हम कह रहे हैं, व्रत की त्रिज्या बराबर हम कह रहे हैं A से उसकी त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास में दोस्तों क्या दे रखा हो, एक P आपका मान लीजिए कि डिस्टेंस है, ये जो हमें, ये हमारा सेंटर है। ठीक, इस सेंटर की किसी भी इस लाइन से, जो भी लाइन दे रखी है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कह रहे हैं P, और इसकी रेडियस है A। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस P जो है, जो लंबवत दूरी होगी वो अगर P है और वो बड़ी है त्रिज्या से, एक केस हो सकता है, या फिर वो त्रिज्या और आपकी लंबवत दूरी बराबर हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो लंबवत दूरी त्रिज्या से कम हो, और या फिर हो सकता है कि वो लंबवत दूरी 0 हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पर जो अलग अलग हमने केस लिख दिए हैं, तो इसमें जो सबसे पहला केस है वो क्या है दोस्तों अपना, कि P अगर ग्रेटर देन है A, तो इसका मतलब है कि ये जो P है, ये डिस्टेंस जो है वो ये होगी, और वो ज़्यादा है A से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेखा जो है, लाइन जो है वो व्रत से बाहर है। ठीक है, बाहर है। और अगर वो बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो जो रेखा है वो रेखा व्रत को स्पर्श करती है, यानी वो जो लाइन दे रखी थी वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है। समझ में आ गई बात? और अगर आपके क्या हो जाए, वो लेस देन हो जाए, यानी रेडियस बड़ी है, इसका मतलब ये वाला केस है, अंदर आ गई लाइन, तो हम ये कहेंगे कि जो रेखा है वो व्रत की जीवा है। समझ में आ गई बात? और अगर P = 0 हो गया, यानी ये वाली लाइन हो गई, देखो मैं इनके नाम भी दे देता हूँ, चलो इधर देखो आप, सपोज करिए ये जो है केस
L1 का है, ये केस है L2 लाइन के लिए, ये केस है L3 के लिए और ये केस है L4 के लिए। P ग्रेटर देन A यानी लाइन बाहर है, अगर टच हो रही है तो P बराबर A होगा। अगर P लेस देन A आ जाए तो आ जाएगा आपके ये वाला केस, और अगर P बराबर 0 हो गया तो लाइन सीधा सेंटर से जा रही होगी। तो आप इस केस में क्या लिखोगे कि ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी? वृत्त का व्यास है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो रेखा और वृत्त की परस्पर स्थिति के अंदर आपको क्या याद रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये लीजिए। तो रेखा और वृत्त की परस्पर स्थिति के अंदर जो अलग अलग केस बन सकते थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। लाइन को हमने रिप्रेजेंट करा L बराबर 0 से, वृत्त को रिप्रेजेंट करा S बराबर 0 से, और वृत्त की त्रिज्या मान ली A। अब अगर जो लंबवत दूरी है उस केंद्र की उस लाइन से, ये मैंने पीछे सिखा दिया है कि लंबवत दूरी कैसे निकाली जाती है। तो लंबवत दूरी आप निकालोगे किसकी? उस पॉइंट की, यानी केंद्र की, वृत्त के केंद्र की उस लाइन से। अगर वो दूरी ज़्यादा आ जाती है त्रिज्या से तो वो लाइन बाहर होगी। अगर लाइन की दूरी और त्रिज्या बराबर आ जाए तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर वो स्पर्श रेखा जो है दूरी है वो त्रिज्या से कम है, यानी अंदर आ गई लाइन, तो वो जीवा कहलाएगी। और अगर दूरी 0 हो तो फिर आप कहोगे कि वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो आप क्वेश्चन लिखेंगे कि एक रेखा दे दी गई है और रेखा दे दी मान लो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 की एक वृत्त, और इसका वृत्त कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारे पास में एक लाइन दे रखी है और वो लाइन क्या है दोस्तों? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 की एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, इसके सापेक्ष स्थिति बतानी है। यानी जो हमारे पास में ये जो लाइन दे रखी है, ये लाइन इस वृत्त के लिए क्या है? जीवा है, स्पर्श करती है, या व्यास है, या बाहर है? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो वृत्त है वो कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का फॉर्म आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इस वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा 0,0, और इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी? ये है a स्क्वायर यानी कि 4। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी वृत्त का केंद्र जो है वो मूल बिंदु होगा, क्या केंद्र जब भी मूल बिंदु होगा तो आपके फॉर्म हो जाती है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर 16 यानी a बराबर 4। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 है। और केंद्र क्या है इसका? तो इसका केंद्र है 0, 0। समझ में आ गई बात? अब केंद्र और त्रिज्या अपने पास आ चुकी है। अब अपने पास में पता चल गया कि लाइन क्या है। तो लाइन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू में 10। ठीक है, ये लाइन है। इस लाइन की इस केंद्र से क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। ये चीज़ मैंने बताई है। कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो पहले इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो। पुट करेंगे तो देखो 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 10 है, तो 10 का 10 लिख दो यहाँ पर। क्लियर है? ये 10 आ गया। डिवाइड बाय अंडर रूट
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10 और ये जब कटेगा तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इसका मतलब इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 है। इसको हमने रिप्रेजेंट करा था P से, त्रिज्या को रिप्रेजेंट करा था A से। तो बताइए बड़ा कौन है भाई, P छोटा है ना A से। तो कंडीशन ये है, जब ये कंडीशन है कि P लेस देन A है, इसका मतलब रेखा जो है वो वृत्त की क्या बन जाएगी, जीवा कहलाएगी। तो ये रेखा जो है वो क्या है, रेखा वृत्त की जीवा है। समझ में आ गई बात। यानी डायग्राम बनेगा, ये सपोज करिए वृत्त है, तो इस वृत्त के अंदर ये यहाँ पर है, मान लो ऐसे, ये है जीवा। समझ में आ गई बात। ये क्या है, ये हो जाएगी 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ये इसका सेंटर है 0,0, ये डिस्टेंस है 1 और ये टोटल डिस्टेंस है कितनी, 4। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की, यानी जो स्पर्श रेखा के लिए प्रतिबंध है वो क्या था, P बराबर A। तो जो P बराबर A है उसी को अपन जो है अब और आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आप लिखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या, स्पर्श प्रतिबंध या स्पर्शी प्रतिबंध। स्पर्शी प्रतिबंध, स्पर्शी प्रतिबंध है क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है क्या, तो वो है P बराबर A। जब आपके उस रेखा की परपेंडिकुलर दूरी और उस वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी तब आप ये कहोगे कि वो लाइन उसको स्पर्श करती है। मान लो कि जो लाइन L बराबर 0 थी वो अब हमने मान ली क्या है वो लाइन, वो है मान लो y बराबर mx प्लस c और वृत्त जो है वो अपन मान रहे हैं, अभी कौन सा वृत्त मान रहे हैं, तो वृत्त मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। ठीक है, ये मूल बिंदु पर है। इसकी जगह हो सकता है कि मूल बिंदु पर ना होकर कोई और भी बिंदु हो सकता है, उसका केंद्र कोई और होगा, तब भी वृत्त तो यही रहेगा। तो जो कंडीशन आगे वैलिड है वो कि वो वृत्त के किसी भी बिंदु पर होने पर वैलिड रहेगी। ठीक है, यहाँ से y बराबर है mx प्लस c, इसको आप इसमें जब पुट करोगे तो आपके पास में c बराबर आ जाएगा क्या, c बराबर आ जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आ गई बात। क्या आ जाएगा, c बराबर प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर c बराबर ये है तो हम वृत्त की स्पर्श रेखा अगर लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगी y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे वृत्त की स्पर्श रेखा लिखने को कही जाए तो आप लिखोगे y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और जो स्पर्श बिंदु होगा वो क्या होगा, यानी किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसकी बात करते हैं। तो अब आप लिखोगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होगा, तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा माइनस प्लस am डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर कॉमा प्लस माइनस a डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो
तो स्पर्श बिंदु क्या आ जाएगा, माइनस प्लस ए एम अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये है स्पर्श बिंदु, यानी कौन से बिंदु पर जो है स्पर्श करेगी आपकी रेखा, वो बिंदु निकाल लिया हमने। स्पर्श रेखा होगी क्या, तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और रेखा और वृत्त के बीच में जो कंडीशन है स्पर्शी होने के लिए वो है c बराबर प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब अपन कर लेते हैं एक इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आप करेंगे क्वेश्चन नोट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और क्वेश्चन है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 की रेखा x माइनस वाई बराबर 2 के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या है कि हमारे पास में एक वृत्त दे दिया गया है, और वो वृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, उसकी एक रेखा है x माइनस वाई बराबर 2, उसके समांतर स्पर्श रेखा जो होगी उसका समीकरण आप लोगों को बताना है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि स्पर्श रेखा की समीकरण आपके क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये होगी। मतलब अब हमें केवल m निकालना है और a निकालना है। a तो आएगा यहाँ से, तो a स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो a बराबर आ गया अपने पास 5, तो a निकल कर आ गया। अब रहा कौन, m आएगा इससे, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2। और आप लोगों को पता है कि अगर समांतर रेखाएं होती है तो m बराबर ही होते हैं दोनों के, यानी इस लाइन का m कितना है, देखो y बराबर एम एक्स प्लस 2 होता है, यानी एम एक्स प्लस सी होता है, तो m आ गया 1। तो जो हमारी स्पर्श रेखा होगी उसका भी m होगा 1, यानी इस इक्वेशन के अंदर a बराबर तो पुट करना है 5, और इसी इक्वेशन में m बराबर पुट करना है 1, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस माइनस 5, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा y बराबर x प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसमें आप जो है अपने पास में दो स्पर्श रेखा भाई पॉसिबल है ना, एक इधर भी जा सकती है, एक इधर भी जा सकती है, तो ये दो स्पर्श रेखाएं आपके सामने आ गई, y बराबर x प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें। ठीक, चलिए अपन बढ़ते हैं अब आगे की और। तो नेक्स्ट अपने आ जाता है ये स्पर्श रेखाओं के बाद में कॉन्सेप्ट, वो है अपना क्या, अभिलंब का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। जो अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसकी समीकरण कैसे लिखी जाती है। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने जैसा कि पीछे वृत्त की 2-3 फॉर्म्स बताई है अलग अलग, तो मैं यहाँ पर जो फॉर्म लिख रहा हूँ वो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं फॉर्म लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये है वृत्त की समीकरण। ठीक, इस वृत्त की समीकरण के बिंदु लिया हमने, बिंदु x1, y1 पर अभिलंब की समीकरण क्या होगी। तो अगर x1, y1 पर अभिलंब की समीकरण पूछी जा रही है तो वो हो जाएगी x माइनस x1 डिवाइड बाय x1 प्लस जी इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y1 प्लस जी, सॉरी f, जी तो हो गया। तो ये अपने पास में एक कंडीशन आ गई है। क्या कंडीशन आई, x माइनस x1 अपॉन में x1 प्लस जी इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y1 प्लस f। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये होगी आपके क्या, अभिलंब की समीकरण। हाँ, अगर यहाँ पर वृत्त जो है वो क्या हो जाए, वृत्त अगर अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाए तो आप अभिलंब की समीकरण क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे x अपॉन में x1 इज इक्वल टू y अपॉन में y1। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो x, g और f है वो जीरो हो जाएंगे। g और f जैसे ही जीरो हुए तो यहाँ पर आपके क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1, फिर x अपॉन में x1, फिर -1 इज इक्वल टू y अपॉन y1 -1 से -1 कटेगा तो ये कंडीशन आएगी x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। तो अगर वृत्त आपका फुल फॉर्म में दे रखा हो इस टाइप से तो आपके ये हो जाएगी अभिलंब की समीकरण। और अगर केंद्र जो है वो 0,0 आ जाए तो फिर आपके जो है अभिलंब की समीकरण हो जाएगी x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 बराबर 0 के मूल बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब यानी नॉर्मल अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, अपने पास में है कि भाई एक वृत्त दे दिया गया और वृत्त की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके मूल बिंदु से जो गुजरने वाला अभिलंब होगा उसका समीकरण बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका अभिलंब होगा वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, यानी 0,0 पॉइंट के ऊपर आपको क्या लिखना है, अरे भाई 0,0 पॉइंट जो होगा उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखनी है। तो अपने क्या हो जाएगा, ये 0,0 के ऊपर x माइनस x1 अपॉन में x1 प्लस जी, और जो x1 और y1 है वो क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। तो बस फिर जो कंडीशन है वो लगा दीजिए। तो देखो कंडीशन क्या है अपनी, x माइनस x1 डिवाइड बाय x1 प्लस जी इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y1 प्लस f। और हमें पता है कि x1, y1 क्या होता है, जिस पॉइंट पर आपको अभिलंब लिखना है। अब इसने कह दिया है कि वो मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो मूल बिंदु से अगर गुजर रहा है इसका मतलब 0,0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो
तो ये 0,0 इसको पुट कर दो यहाँ। और g और f की वैल्यू, तो g, f इसका केंद्र होता है और वो मैंने आपको बताया था। ये है अपने पास में कितना, अरे भाई ये कितना है, ये gx होता है। तो 2g बराबर में g है, 2g बराबर में -2 है, तो g बराबर आ जाएगा अपने पास में कितना, -1, यानी ये बन जाएगा +1। और f की वैल्यू कितनी है, +2, यानी कि हो जाएगा -2। अरे भाई ये आपको पता है ना, आधा हो जाता है। x का कोफिशिएंट जो भी है उसका आधा कर दो, फिर माइनस से गुणा करो, तो -2 का आधा कितना होगा, -1। -1 का गुणा माइनस से होगा तो यह आ जाएगा +1। ये है +4, आधा होते ही बन जाएगा 2, 2 का गुणा होगा माइनस से यानी -2। इन दोनों को इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा x - 0 डिवाइड बाय 0 + 1 इज इक्वल टू y - 0 डिवाइड बाय 0 - 2। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा देखो x ही, और ये बन जाएगा माइनस का y/2, यानी आ जाएगा y बराबर -2x। समझ में आ गई बात। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + y = 0। तो जो आपका व्रत है वो क्या है, व्रत है हमारा x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0। इसके अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर 0। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये है दोस्तों अपना क्या, अभिलंब का समीकरण, जो मेरे हिसाब से आप सभी लोग लिखना या जो है आप लिख सकते होंगे, अब आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना यहाँ पर जो है व्रत की स्पर्श रेखाएं और जो है स्पर्श के लिए बंद जो आपकी कंडीशन होती है उसके बारे में, अभिलंब का समीकरण और अभिलंब के लिए जो कंडीशन होगी उसके बारे में, यहाँ तक की बातें होती है कंप्लीट। अब अपन जो है अगली क्लास में बात करेंगे इसके कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप सभी लोगों के लिए जिस प्रकार से हम क्लासेस कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं विथ गुड क्वालिटी कंटेंट, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में करवा रहे हैं तो आपको जो है किसी प्रकार से टाइम पास कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी क्लास के अंदर हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम पास करने की कोशिश नहीं करते हैं। जितनी भी क्लासें हैं लगातार पढ़ाई की बात की जाती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।